गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डी मॉर्गन रूल, जो बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व करने में हमारी मदद करता है। तो हम देखेंगे डी मॉर्गन रूल। इसमें देखो ए यूनियन बी का अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसका इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम उसमें एक वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। और हमारे पास अगर ये इसका वाइस वर्सा भी होता है, यानी उल्टा भी होता है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी का टोटल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यानी अलग अलग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देखो अलग अलग करके इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं, अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इसके यूनियन के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। और सेकंड हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी ये फॉर्मूला है। तो अगर हमें ये वैल्यू याद करनी है तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए, यानी ए सेट के सारे एलिमेंट, बी सेट के सारे एलिमेंट, सी सेट के सारे एलिमेंट, उनमें से जो ए बी में कॉमन है वो हटा देंगे, बी सी में जो कॉमन है वो हटा देंगे, और सी ए में जो कॉमन है वो हटा देंगे, और जो तीनों में कॉमन है वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो तीनों में कॉमन है उसको क्या करना है, ऐड करना है। फिर ये हमारा फॉर्मूला आ गया। एग्जाम्पल बाद में। अब देखिए इफ, ये एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, ये बाद वाला फॉर्मूला देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा इस पूरे के साथ, इसका पूरे के साथ इंटरसेक्शन है। पहले ए के साथ इसका इंटरसेक्शन, फिर ए के साथ इसका इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो जो वैल्यू वही जो सेम आएगी। यानी इसको कैसे भी लिख सकते हैं, तीनों में जो कॉमन होगा ना तो उसका इंटरसेक्शन करेंगे, वो आ ही जाएगा। यानी अलग अलग करें या साथ में करें, इन दोनों का इंटरसेक्शन करके इसके साथ कर लें, या फिर इसका इसके साथ इंटरसेक्शन कर लें, ए का बी के साथ करें, ए का सी के साथ करें, उन दोनों में से भी जो कॉमन है उनको निकालेंगे। इंटरसेक्शन का अर्थ यही होता है कि कॉमन करना है, जो भी कॉमन चीज वैल्यू है उसको हम लिखते हैं। अब देखिए इंटरसेक्शन और यूनियन की जो बेसिक बातें हैं घटाते हैं उसमें जानते हैं। देखो ए और बी, ये दो सेट है, इसको मान देते हैं ए है और इसको मान देते हैं बी। दो सेट है, उनमें तत्व क्या है, ए में अवयव है बी और ए, और बी में अवयव है सी और ए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन में वैल्यू है ए, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 1। अब देखो अगर इन दोनों को भी दो सेट माने ए और बी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो कोई सेट में कॉमन वैल्यू आ सकती है या फिर उनकी वैल्यू आएगी 5। अब देखेंगे माइनस में जब करें तो क्या आएगा, यह है ए और ये है बी। अब इसमें दो अवयव है ए बी और इसमें है ए सी, दो अवयव है इसमें। अब देखो अगर ए माइनस बी करें, ए माइनस बी, तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी करें यानी ए वाले सेट में से बी वाला माइनस करें तो ए तो कॉमन है, ये हट जाएगा और सिर्फ ए के अवयव ही आएंगे, यानी बी हमारे पास आ जाएगा। अब सेकंड है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए करेंगे तो बी सेट देखो, बी में इसमें से इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो इसमें से ही घटाएंगे तो बी में क्या बचेगा, ए तो घट गया तो क्या बचेगा सी। ऐसे हम अगर मूल हो तो उसको लेके चलें तो कोई भी क्वेश्चन हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर हम ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम को फिल करने के लिए हमें थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट वाली थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो एलिमेंट भरे जाते हैं ना उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू देखो यहाँ पे जो एलिमेंट भरे जाते हैं वो सिंगल काउंट होंगे, यहाँ पे भी सिंगल काउंट होंगे, यहाँ पे भी सिंगल काउंट होंगे, यानी 3 जगहों पे एलिमेंट सिंगल काउंट होंगे। यानी मैं यहाँ पे लिखूँ 9,
तो एक बार ही 9 माना जाएगा। यहाँ पे लिखूँ 9 तो एक बार ही 9 माना जाएगा, यहाँ पे लिखूँ 9 तो एक बार ही 9 माना जाएगा। तो तीनों जगह पे सिंगल एलिमेंट काउंट होंगे। अब यहाँ पे कितना लिखूँ 6, यहाँ पे लिखूँ 6 और यहाँ पे लिखूँ 6, यानी ये जो बीच वाली जो जगह है 1 2 3, ये यहाँ पे जो एलिमेंट है वो डबल काउंट होंगे, यानी 2 बार काउंट होंगे। इसमें भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा। अब जो बीच में जो एलिमेंट लिखे जाएंगे, यानी 3 लिख देते हैं, जो बीच में एलिमेंट लिखे जाएंगे वो कितनी बार काउंट होंगे, वो 3 बार काउंट होंगे। पर हमें तो कितने चाहिए, हमें तो एक ही बार चाहिए ना। हमें अगर टोटल एलिमेंट दे रखे हैं और उसमें से हमें निकालने हैं तो 3 बार काउंट होंगे। तो और उसमें से कितने निकाल देंगे, 3 बार काउंट होंगे तो उसमें से 2 बार निकाल देंगे, तो बच्चे हुए यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर टोटल एलिमेंट दे रखे हैं कितने, यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हैं, सिर्फ ए में देखिए ये 6 वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है। तो 6 6 12 12 12 और 3 15 15 और 9 26। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट हो जाएंगे 26। ऐसे यहाँ पे ये 9 काउंट होगा, ये दोनों 6 काउंट होगा, यहाँ पे भी 3 काउंट होगा, यहाँ पे भी 26 एलिमेंट हो जाएंगे बी में। इस वाले सेट में, इस वाले सेट में भी 26 एलिमेंट होंगे और इस वाले सेट में भी कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 26 एलिमेंट। 26 26 26 इतने सारे एलिमेंट इसमें हो जाएंगे। ठीक है, अगर टोटल नंबर ये दे रखा है, सिर्फ ए में आने वाले ये हैं, सिर्फ बी में आने वाले ये हैं, सिर्फ सी में आने वाले ये हैं। ये देखो ये 9। अब देखो ये एलिमेंट 3 बार काउंट होता है, ये 2 बार काउंट होता है, तो इनको तो टोटल ऐसे कैसे ऐड करेंगे, ये 2 2 बार काउंट हो रहे हैं तो इनमें से एक एक बार को माइनस कर देंगे और इसमें से 2 2 बार को माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर उसमें से टोटल एलिमेंट हमारे निकल आएंगे कि टोटल कितने हैं। तो ये एलिमेंट 2 जगह काउंट है और अलग अलग पूछे कि सिर्फ ए और ए या बी में आने वाले एलिमेंट, तो देखो 6 के साथ क्या होगा, ये 3 भी काउंट होगा क्योंकि ये 3 भी इस साइड में भी आ रहा है और इस साइड में भी आ रहा है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे 9। अब ये देखो 6 है, तो 6 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी, इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों में काउंट होगा 6 और ये 3 भी इसमें काउंट हो जाएगा। तो ए और सी में आने वाले, तो ये देखो 6 ये हैं और 3 ये हैं, तो टोटल 9 एलिमेंट हैं जो ए में भी आते हैं और सी में भी आते हैं। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। ये क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 2 का। तो एफ कोई फलन है, यहाँ पर एफ कोई फलन है जो एन से आर में परिभाषित है, यानी कि जो इसका प्रांत है वो एन है, प्रांत या डोमेन एन, नेचुरल संख्या प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 से अनंत तक, और आर है जो 1 2 3 4 माइनस वाली भी आती है, बटे वाली भी आती है, सभी संख्या इसमें आती है। तो एन से कोई वैल्यू लेके रखेंगे, एन से कोई वैल्यू लेके रखेंगे तो इसमें इसको क्या आएगा, प्रतिबिंब आएगा। अगर एन की वैल्यू रखेंगे 1 तो 1 इसमें आएगा, एन की वैल्यू रखेंगे 2 तो 1/2 वो भी इसमें आता है। ऐसे करके सब वैल्यू इसमें आती है। तो यानी इसमें अगर कोई भी मान रखेंगे इसका नेचुरल नंबर का 1 से लेकर 100 तक, 10,000 लाख करोड़ तक, तो उसकी सभी का वैल्यू इसमें आएगी। यानी अगर हम लिखते हैं 100 तो 1/100 वो भी इसमें आएगा, क्योंकि इसमें ये आर है, इसमें जो बटे वाली वैल्यू होती हैं वो सारी आती हैं, तो ये इसमें आर है। और अब देखेंगे कि अब देखो 1 1 ये फलन की 1 1 और ऑन टू इसका टेस्ट करेंगे तो 1 1 फलन वे फलन होते हैं जिनमें अगर हम प्रांत या पहले वाला डोमेन से कोई वैल्यू रखते हैं और उसमें आ जाए, यानी इसके जो हर मान के लिए अगर इसको बड़ा कर दें, इसके एवरी मान के लिए उधर क्या कोई ना कोई एक वैल्यू इसकी यहाँ पे आएगी। 1 रखे आए 1 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, और 2 रखे 1/2 आ जाएगा, 3 रखे 1/3 आ जाएगा, 4 रखे 1/4 आ जाएगा। ऐसे करके सभी वैल्यू इसमें आएंगी। तो इसके लिए क्या है, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। अगर हम इसका ऑन टू टेस्ट करें, ऑन टू यानी आच्छादक,
यानी प्रत्येक एलिमेंट इसका सभी एलिमेंट, इसके सभी एलिमेंट का यहाँ ना कोई पूरे प्रतिबिंब होना चाहिए। देखो 1 वाले का तो आ जाएगा देखो एक तो यहाँ पे क्या रहे 1 वाले के यहाँ पे अगर 1/2 रखें फलन में तो वो वैल्यू 2 आ जाएगी। इस वाले के तो आ जाएंगे, और इसकी 1 2 3 रखेंगे तो वो वाले अगर यहाँ पे 1 रखा तो इसका भी पूरे प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं आ रहा, यानी 2 का पूरा प्रतिबिंब होना चाहिए था 1/2। तो वो इसमें क्या आता नहीं है। इसमें सिर्फ वो वैल्यू आती है जो कंप्लीट होती है 1/2 1/3। अपोन वाली जो वैल्यू होती है बटे वाली, वो वैल्यू इसमें एक भी नहीं आती है। तो इसमें इनका क्या नहीं पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो यह साधक नहीं है। और इसमें और भी रीजन देख सकते हैं, जो संख्याएं होती हैं स्क्वायर वाली उनका भी पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं होगा। और जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं -3 -4 -2 वो वाली संख्याएं भी इसमें आती है, उसका भी यहाँ पे कोई प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, प्रीवियस इमेज से नहीं होगी। ठीक है, तो ये फलन 1 तो है पर ऑन 2 नहीं है। ऑन 2 नहीं है, ऑन 2 की कंडीशन ये फुलफिल नहीं करता। अब इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि 1 फलन देखना है, और प्रांत और डोमेन। अब देखो प्रांत क्या होता है, जहाँ से हम वैल्यू फलन में रखते हैं उसको बोलते हैं प्रांत, और जो वैल्यू हमें मिलती है फलन में रखने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है वो क्या होता है, कोडोमेन या सह प्रांत। अब इसमें क्या देखेंगे, अब इसमें देखेंगे रेंज। रेंज क्या होती है, जहां तक देखो फलन परिभाषित होता है ना, देखो फलन का प्रांत तो ये हो गया, प्रांत तो ये आर हो गया, यानी आर में सारी वैल्यू आती है जो कि हम क्वेश्चन में दिया गया है। और रेंज होती है कि फलन की वैल्यू जो रख रहे हैं हम, फलन की वैल्यू रख रहे हैं तो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ गई। देखो इसमें देखो अगर 1 रखें यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी 1, फिर क्या हो जाएगी 1/2, ऐसे कर करके इसकी रेंज क्या आ जाएगी 1/3, लास्ट में 1/100। ऐसे करके ये 0 इसमें शामिल नहीं होगा, 1 तो इसमें शामिल होगा पर 0 इसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए हम ये गोल वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें शामिल नहीं होगा। तो फलन क्या नहीं है, ऑन 2 नहीं है, रेंज इसकी ये निकाल दी। अब ये बीच वाली वैल्यू रखना जरूरी नहीं है, हम इसको सिर्फ ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 1 से लेके 0 तक इसकी रेंज है। यानी मैक्सिमम अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 लिख देते, 3 होता तो यहाँ पे 3 लिख देते। और जैसे फलन के हिसाब से हमें दे रखा है ना, वैसे फलन के हिसाब से हर जो वैल्यू आएगी तो उसका पता लगाएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फलन की आए, उच्चतम वैल्यू ये हो गई, निम्नतम वैल्यू 0 इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि 1/∞ इसमें रखेंगे तो 0 आ जाएगा, पर 0 को इसमें क्या करते हैं, शामिल नहीं करते। तो जैसे जैसे फलन का मान वैसे होता जाएगा, वैसे वैसे उसमें वैल्यू आती जाएंगी। जैसे फलन का मान 1 रख दिया 1 आ गया, 2 रख दिया तो 1/2 आ गया, 3 रख दिया 1/3 आ गया, ऐसे ऐसे इसमें वैल्यू आती जाएंगी। तो इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं जैसे मैंने नीचे लिखा है, ये देखो जैसे मैंने नीचे लिखा है। अब एक ये बहुत ईजी सी चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो एक तो वीडियो 3-4 बार देखना है ताकि आपके ढंग से दिमाग में बैठ सके, क्योंकि ये वीडियो आप पीछे करके देख सकते हो। अब देखो क्या करेंगे, 2 सेट्स का है, 2 फलनों को गुणा करेंगे। हमें कोई देर का सेट 1 और 2 और दूसरे को गुणा करना है 3 और 4 से। तो पहले सेट का पहला अवयव, दूसरे सेट का पहला अवयव, ठीक है 1 और 3। फिर पहले सेट का पहला अवयव है, फिर दूसरे सेट का दूसरा अवयव 1 4, फिर 2 दूसरे सेट पहले सेट का दूसरा अवयव और दूसरे सेट का पहला अवयव 2 3, और फिर आ जाएगा दूसरे सेट का पहला अवयव, दूसरे सेट का दूसरा 2 4। अब देखो इनका क्या होता है, बस क्रम ही ध्यान में रखना होता है और वो बिल्कुल इजी है, जैसे का तैसा मान हमें रखना है। देखो पहले सेट का पहला अवयव
और दूसरे सेट का पहला अवयव, फिर पहले वाले को दूसरे के दूसरे से करेंगे, फिर दूसरे वाले को दोनों से बचे हुए से करेंगे, दूसरे वाले को पहले से तीसरे 3 से कर देंगे, 2 3, और दूसरे वाले को कर देंगे 2 और 4 से। ठीक है, अब इसमें बहुत ही आसान है। अगर हमें 3 एलिमेंट दे रखा तो 1 2 3 कर देंगे, 4 दे रखा तो 4 कर देंगे। मेथड यही रहेगा और तरीका भी यही है कि क्रम चेंज नहीं करना है। पहले अगर पहला सेट का दिया हुआ है तो पहले सेट का पहला अवयव ही लेना है और दूसरे सेट का अवयव बाद में लिखा जाएगा। और 3 सेट दे रखे हैं तो पहले उन तीनों पहले वाले के अवयव लिखेंगे, फिर दूसरे पहले को दूसरे से गुणा करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसी को क्रम से तीसरे से गुणा करेंगे। क्रम अगर हमने पलट दिया तो वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि फलनों का क्या करते हैं, गुणा कैसे, जोड़ गुणा भाग कैसे करते हैं। माना 2 फलन दे, एक फलन दे रखा है f(x) = x² और gx = 2x + 1। तो f + gx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इन फलनों को जोड़ देंगे। पहले लिखेंगे fx + gx। अब इनकी वैल्यू रख देंगे। fx की वैल्यू कितनी आ रही है, x² प्लस gx की वैल्यू कितनी आ रही है, 2x + 1। आंसर हमारा यही आएगा, पर इसको ऐसे लिखना है, पहले ये लिखना है, फिर इसको ऐसे लिखना है f + g × x, और फिर इसको लिखना है fx + gx। तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, f + gx। अब ऐसे ही है, ऐसे गुणा करना है। अगर इन दोनों फलनों को गुणा कर दें तो गुणा का निशान लगा के जैसे अलजेब्रा में करते हैं वैसे गुणा करना है और वैसे भाग हो जाएगा। अगर इसको भाग देना है तो इसके बटे में ये लिख देंगे, बिल्कुल जैसे नॉर्मल संख्याएं होती हैं वैसे ही बिल्कुल ऐसा इनका काम होगा और ये बहुत इजी है। हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे 3rd नंबर 12th क्लास का, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। अब बेसिक देख लेते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री फलन, जो पूरा एक सर्कल होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। एक सर्कल 360 डिग्री का, हाफ सर्कल 180 डिग्री का, और ये जो उसका भी आधा यानी लंबवत वो होता है 90 डिग्री का। अब देखेंगे एक डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। देखो, ये जो एक डैश का साइन है ये मिनट के लिए, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में होते हैं कितने, 60 मिनट में 60 × 60 सेकंड होते हैं। यानी 1 डिग्री में 60 सेकंड और 1 मिनट में 60 सेकंड। डिग्री बराबर मिनट और मिनट बराबर सेकंड। अब देखो, अगर कोई वैल्यू, अगर हमें सवाल जिस रूप में दिया गया है हमें उसी रूप में उसका आंसर देखना है। तो 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड और 1 डिग्री बराबर 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड। और अब हम इसके और क्वेश्चन देखते हैं। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री = 60 मिनट और 1 मिनट = 60 सेकंड। ठीक है, इन साइनों को बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं मिनट का साइन, इस साइन को बोलते हैं सेकंड का साइन। अब देखो, 1 रेडियन = कितना होता है, 160 डिग्री बटा पाई। 160 नहीं, 180 डिग्री बटा पाई, सॉरी 180 बटा पाई। ये वैल्यू हमें याद करनी है। देखो, 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा पाई, और इसकी वैल्यू क्या होती है सेकंड में, डिग्री में इसकी वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 सेकंड। 57 डिग्री 16 सेकंड। और आगे हम और देखते हैं।